हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी हम लोग नए सेशंस जो हैं वो इसके अंदर जोड़ने वाले हैं, तो आप लोग जरूर तैयार रहिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज को अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली आपको पता है कि कॉप 26 की मीटिंग जो थी वो आयोजित करवाई गई थी ग्लासगो के अंदर, जो कि स्थित है स्कॉटलैंड यूके में। लेकिन उसके साथ ही कॉप 27 और कॉप 28 जो है इसके वेन्यू भी डिसाइड कर दिए गए। कॉप 27 आप लोगों को पता है इजिप्ट के अंदर उसका वेन्यू डिसाइड किया गया है। 28 जो है इसके लिए यूएई को चुना गया है। यूएई जो है इसको चुन लिया गया है, जो कि एक गल्फ कंट्री है। ये 2023 के अंदर आयोजित होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये कॉप जो है यानी कि सीओपी को हम लोग समझते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए डिसीजन बॉडी की तरह। मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो वातावरण में ज्यादा बढ़ रही हैं और वो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। ये बताया जा रहा है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यदि इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन के अंदर अब होगा क्या कि ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने से ओशियन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और छोटे मोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। तो क्या इससे निपटा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर भारत का जो स्थान था वो था 10th। 10वीं रैंक जो थी वो भारत की थी, क्योंकि भारत जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कई सारे नवाचार इनोवेशन जो है वो कर रहा है, उनको अपना रहा है और उसके लिए अवेयर भी है। इसलिए भारत की जो रैंक थी वो थी 10वीं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी कॉन्फ्रेंस की 2023 के अंदर इसका जो कॉन्फ्रेंस है वो यूएई के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग को इसकी लोकेशन से रूबरू हो लेना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स हम लोग देखते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो विश्व में सबसे बड़ा है। सेकंड पोजीशन पर आता है अफ्रीका, थर्ड पोजीशन पर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, इसके बाद में फिफ्थ जो नंबर आता है वो है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट जो हैं वो एरिया वाइज मैंने आप लोग को बताए हैं। यहां से हम लोग को ये तो क्लियर है कि यूएई जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री है और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर वो काउंट होता है और ये लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इंडिया के ये वेस्ट साइड में है, यहां पर अरेबियन सी है और अरेबियन सी से जैसे ही हम लोग गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान को क्रॉस करने के बाद हम लोग हार्मुज वाटर स्टेट और फिर पहुंचेंगे कहां पर? पर्शियन गल्फ में। थोड़ा सा हम लोग इसका ब्रॉड मैप देख लेते हैं। यहां हम लोग अब इसको समझ सकते हैं कि मैं बात कर रहा था यहां पर रेड सी की, फिर हम लोग गल्फ ऑफ ओमान से हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है बिटवीन ओमान एंड ईरान, और फिर इसको क्रॉस करके हम लोग पर्शियन गल्फ के अंदर पहुंच जाते हैं। यहां पर कुछ मेजर सिटीज को हम लोग देख सकते हैं, दुबई है, शारजाह है, अबू धाबी है। तो यूएई की पूरी ये लोकेशन है, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यूएई और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ओमान जो है वो 2 अलग अलग एरियाज के अंदर यहां पर बटा हुआ है। तो यदि पूछा जाए कि हार्मुज वाटर स्ट्रेट जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में या किन 2 वाटर बॉडीज के बीच में है, तो आप लोगों को यहां से क्लियर होना चाहिए। ओमान 2 अलग अलग यहां पर लोकेशंस के अंदर बटा हुआ है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 28 जिसको कहा जा रहा है, ये 6 से 17 नवंबर के बीच 2023 के अंदर यूएई में आयोजित करवाया जाएगा। बात करें हम लोग सीओपी की, देखिए यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत ये आता है। 1994 के अंदर इसका गठन किया गया था और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनका कंसंट्रेशन कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए, इसी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो एज ए डिसीजन बॉडी के रूप में काम करती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि डिसीजन ले सके। और पहला कॉप
सम्मेलन जो है वो 1995 में जर्मनी बर्लिन के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। आप लोग रैंक जरूर याद रखना कि भारत की जो रैंक है इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस इंडेक्स, भारत की जो रैंक है वो है 10वीं रैंक। फिर इसके साथ में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 14th। कुछ एक इंडेक्स जो है वो आप लोगों को जरूर याद में रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी की, जिसको हम लोग कह रहे हैं रुस्तम 2। तो रुस्तम 2 ड्रोन जो है ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली जम्मू जो एयरबेस है वहां पर पाकिस्तान के द्वारा एक ड्रोन हमला हुआ था और भारत के अंदर पहला ड्रोन हमला कहा जा रहा है। लेकिन इसके बाद में चाइना ने क्या किया है कि मैकमोहन जो लाइन है वहां पर कई सारे ड्रोन जो है उनको तैनात कर दिया है। लेकिन भारत के लिए खुशखबरी यह है कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत के पास में आ चुका है थ्रू रशिया। अब होगा क्या कि ये जो ड्रोन है रुस्तम 2, ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, मतलब रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। यूएवी इसको कहा जा रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। रुस्तम 1 भी बना था लेकिन उसकी कुछ खामियों को यहां पर सुधारा गया है और डीआरडीओ ने वापस से रुस्तम 2 को लॉन्च किया गया है। देखिए खासियत हम लोग देख लेते हैं, लंबाई 9.5 मीटर है, वैसे ओरिजिनल पिक्चर में आप लोग यहां पर देखेंगे। फिर ऊंचाई जो है 2.5 मीटर है। 20 घंटे तक ये 1 चार्जिंग के अंदर रन कर सकता है। रफ्तार 280 किलोमीटर पर आवर है। वजन जो है 1.8 टन। यहां पर हम लोग थोड़ा सा मात खा रहे थे क्योंकि वेट जो है वो काफी ज्यादा यहां पर बताया जाता था, अब इस बार थोड़ा कम किया गया है। 2 इंजन, रोटर इंजन इसके अंदर लगे हैं। हाइट जो है वो 22,000 फीट ये गेन कर सकता है और डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया गया है। तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बेसिकली इनका डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यदि मान लीजिए कि रडार की कुछ वेव्स इनके ऊपर टकराती हैं तो उनको ये क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो इनको पकड़ ही नहीं पाती है। तो एज ए ऑब्जेक्ट जो है ये आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि आपको रडार के पकड़ में आना ही नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वो ये चाहता है कि मुझे रडार के पकड़ में नहीं आना है, तो एक सर्टेन जो हाइट होती है, ये मान लीजिए कि ये सी लेवल है या ग्राउंड लेवल है, इससे 1000 फीट के अंदर अंदर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ता है तो वो रडार के पकड़ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि रडार एक सर्टेन हाइट के बाद में ही काम कर सकता है। इसीलिए ये जो यूएवीज होते हैं इसीलिए ये यूएवीज जो होते हैं ये एक सर्टेन हाइट के नीचे उड़ा करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। तो ड्रोन की सेना से चाइना ने, मैंने आप लोगों को बताया कि मैकमोहन लाइन जो है यहां पर तैनात किए गए हैं ड्रोन्स, तो उससे निपटने के लिए ही ब्रह्मास्त्र जो है वो भारत के द्वारा तैनात अब किए जा रहे हैं और उन्हीं ब्रह्मास्त्र को रुस्तम 2 जो है वो कहा जा रहा है। अच्छा, यहां पर गगन सैटेलाइट की एक सीरीज जो थी वो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि इनसेट 1A, इनसेट 1, इनसेट 2, तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या छोड़ा था कि इनसेट 1A, 1B, 1 ऐसे F तक हम लोगों ने इसमें रिलीज किए थे। बेसिकली G तक, इसके आगे भी हम लोग बड़े थे। कुछ एक हमारे सैटेलाइट इसमें फेल भी हुए थे, आई थिंक 2। लेकिन गगन सैटेलाइट की एक पूरी सीरीज जो है 7 सैटेलाइट्स की, वो हम लोगों ने एज ए जीपीएस के तौर पर यहां पर छोड़ी थी। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि गगन की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ बिल्कुल, गगन की फुल फॉर्म होती है, आप लोगों को बताना है कि गगन जो है इसके हर वर्ड का मीन क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे नाविक कहा गया था, ठीक है। तो गगन सैटेलाइट जो है वो रुस्तम 2 ड्रोन को क्या दिखाएगा, ये रास्ता दिखाएगा। और ड्रोन 2 जो है रुस्तम 2 ये क्या करेगा, ये खुफिया निगरानी करेगा ताकि मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो है इसकी अच्छे से निगरानी की जा सके। डीआरडीओ की हम लोग बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, इक्विपमेंट्स की, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इंडस आई सैटेलाइट, अच्छा आप लोग को समझ में तो आता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? आप लोग को लगता होगा कि सर जो है वो थोड़ा स्पीड में बोला करते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है
कि मेरे पास में बहुत कुछ होता है बताने के लिए, लेकिन समय टाइम जो है वो काफी कम रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड में आप लोगों को बताना पड़ता है। चलिए, इंडस आई सैटेलाइट जो है जिसको तैनात किया गया था, वापस से आप लोगों को बता दूं, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन की रक्षा के लिए डीआरडीओ के द्वारा ही इसे तैयार किया गया था। फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल एएसएमआई डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई। आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल, वो भी डीआरडीओ के द्वारा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है, ये रुद्रम एग्जाम में आ चुकी है, डीआरडीओ के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया। फर्स्ट एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी, वापस एनजी न्यू जनरेशन डीआरडीओ। और रक्षिता बाइक एम्बुलेंस जो है वो सीआरपीएफ के लिए डीआरडीओ के द्वारा ही बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जो है इसकी 2021 की मेजबानी उड़ीसा के पास में, ये तो आप लोगों को पता है। डेट जो है वो कब से कब तक है? 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये आयोजित करवाए जाएंगे उड़ीसा के अंदर। हॉकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग 90% ये श्योर हो सकते हैं कि उसका जो आंसर है वो उड़ीसा ही रहेगा, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हॉकी जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि इसके विकास के लिए काम करेंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो भी उड़ीसा के अंदर ही निर्मित किया गया है। तो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है इसकी तैयारी जो है वो उड़ीसा के द्वारा अच्छे से कर ली गई है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 16 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी। 4 अलग अलग पूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है टीम्स को, जिसके बाद में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा। कुल 48 मैच जो है वो इसमें आयोजित करवाए जाएंगे। भारत जो है वो पूल बी में है, कनाडा, फ्रांस और पोलैंड के साथ में। हॉकी इंडिया की हम लोग बात करें, एस्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और ज्ञानेंद्र निगोबाम जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसके मेंबर कौन है, यानी कि भारत के ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के मेंबर हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहां पर 14 नवंबर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डायबिटीज की बात करें तो 2 प्रकार का ये होता है, मेलिस्मस, और एक टाइप और होता है इसका, यानी कि टाइप 2, टाइप 1 जो है, 2 तरह के इसके टाइप होते हैं। लेकिन इसको समझिए आप लोग कि जो अग्नाशय होता है उसमें बीटा सेल्स रहती हैं। वो बीटा सेल्स जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देती है, बंद कर देती है, तो हमारी बॉडी को बाहर से फिर शुगर लेवल की जरूरत रहती है, या हम लोग कहें कि इंसुलिन जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अब इंसुलिन की जब जरूरत पड़ती है तो वो शुगर लेवल को यहां पर मेंटेन रखती है, और इसी के कारण कई सिम्टम्स आप लोगों ने देखे होंगे। हाथ पैरों में सूजन आना है, नेल्स जो हैं, पैरों के नाखून वो खराब हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, सूजन आई हुई रहती है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो घुटनों के अंदर, पैरों में, हाथों में सूजन आई हुई रहती है। तो इसीलिए ये डायबिटीज जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, डायबिटीज 1 और 2 के अंदर ज्यादा खतरनाक कौन सा है, मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। तो 14 नवंबर को यहां पर हुआ क्या था कि डॉक्टर फेडरिक ग्रांट बैटिंग के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है, और इनको नोबेल प्राइज जो है वो भी दिया गया था, और इन्होंने ही इंसुलिन की क्या की थी, खोज की थी। 1923 में चिकित्सा का नोबेल इनको दिया जा चुका है, और ये जो दिवस है वो आईडीएफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा वर्ष 1991 के अंदर शुरू किया गया था। तो हर वर्ष 14 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। थीम आप लोग देख सकते हैं, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, यानी कि अगर अभी नहीं तो फिर कब। ठीक है, तो ये इस बार की थीम रही है। हम लोग टॉप 5 इंटरनेशनल डेज को देख लेते हैं, या फिर नेशनल डेज को भी हम लोग देख लेते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। नेशनल केयर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे 8 नवंबर को। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों की हिदायत है कि ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग देखें
तो इन क्वेश्चंस के अंदर जैसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम जो आंसर रहेगा वो उत्तराखंड रहेगा। 90% जो अटेम्प्ट है वो उत्तराखंड के लिए रहना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया है कि फ्लोरा और फौना से रिलेटेड यदि कोई पूछता है कि पहला कहां पर स्थापित हुआ है, फर्स्ट कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है, तो आप लोगों को उत्तराखंड जो है करेक्ट आंसर करना चाहिए। तो यहां पर भी बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, एडवेंचर और स्पिरिचुअल प्लेस के लिए उत्तराखंड जो है इसको चुना गया है। तो उत्तराखंड ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जो हैं, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर एक पुरस्कार जो था वो उत्तराखंड के लिए यहां पर क्या किया है, प्रदान किया है। पर्यटन मंत्री जो हैं वो सतपाल महाराज हैं। आप लोगों को पता होगा कि सतपाल महाराज जो हैं वो खुद एक बहुत बड़ी चेन जो है उसको रन करते हैं ऑल ओवर इंडिया। कई सारे इनके आश्रम जो हैं वो बने हुए हैं। बेसिकली इनके फादर उस चेन को रन करते थे, उनकी डेथ के बाद में अब सतपाल महाराज जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक चैन को रन करते हैं। और उत्तराखंड के ये पर्यटन मंत्री है, काफी फेमस है सतपाल महाराज। आप लोग हर जगह इनके आश्रम देखोगे तो स्पिरिचुअल जो व्यू है वो यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 3 पुरस्कार जो हैं वो तीनों के तीनों उत्तराखंड को हासिल हुए। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और 2000 के अंदर 3 नए स्टेट्स बने थे। ठीक है, याद रखना है। 26वां स्टेट छत्तीसगढ़, 27वां स्टेट फिर कौन सा, उत्तराखंड, और फिर 28वां स्टेट जो था वो झारखंड बना था। और 29वां स्टेट कौन सा बन गया था, आप लोग को पता है, तेलंगाना। लेकिन सन 2000 के अंदर 3 ये स्टेट बनाए गए थे। कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून, गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह, रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, आपको पता है। चीफ जस्टिस जो है वो राघवेंद्र सिंह चौहान है। 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, बेसिकली चाइना है, मतलब तिब्बत ऑक्यूपाइड कर रखा है चाइना के द्वारा, फिर नेपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नॉन अलाइंड मूवमेंट की यहां पर बात की जा रही है और कौन सी वर्षगांठ यहां पर मनाई गई है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए, वर्षगांठ की हम लोग बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षगांठ को समझने से ज्यादा जरूरी है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है वो आप लोग समझे। बेसिकली ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस पूरे वर्ल्ड के मैप पर यदि मैं आप लोगों को कहूं कि एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था कि यूएसए ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर मैं डोमिनेट करूं, जबकि रशिया ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर मेरा डोमिनेशन हो। तो इस व्यवस्था को हम लोग कह रहे हैं कि बाइपोलर कंट्री जो है वो यहां पर बन चुका था। तो एक तरफ तो है यूएसए और एक तरफ है रशिया। अब ये चाह रहे थे कि कंट्री जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस में रहे और यूएसए चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस में रहे। लेकिन कंट्रीज ये भी चाहती थी कि हम लोग मिलिट्री पावर से कैसे एश्योर हो सकते हैं, इसलिए यूएसए के द्वारा फिर नाटो ग्रुप का निर्माण किया गया। और जबकि रशियन जो ग्रुप है इसके द्वारा वार्सा पैक्ट इसका निर्माण किया गया। लेकिन मान लीजिए कि दोनों व्यवस्थाओं से, दोनों ही विचारों से कोई भी कंट्री सहमत नहीं है, तो उसके लिए एक नया ग्रुप जो है वो नॉन अलाइंड ग्रुप यहां पर निर्मित किया गया और जिसको शुरू किया गया था, कब अनाउंस किया गया था, 1961 के अंदर। तो 1961 से लगाकर यदि आप लोग 2021 देखें तो वर्षगांठ तो आप लोग इजीली फाउंड कर सकते हैं। तो नाटो और वार्सा पैक्ट जो है इन दोनों में ही भारत शामिल नहीं हुआ और नॉन अलाइंड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। टीटो भी इसमें साथ में थे, आप लोग को पता है। इसमें इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भी साथ में थे। तो नासिर, टीटो और नेहरू के द्वारा नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है इसकी स्थापना की गई थी। तो साम्यवादी जो देश था कौन सा था? रशिया था, कम्युनिस्ट कंट्री था, आपको पता है। और कैपिटलिस्ट कंट्री कौन था? अमेरिका। दोनों से ही दूरियां रखते हुए भारत ने अपने हितों की रक्षा की और 1961 में 1 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी स्थापना की गई थी। और पहला अहम बांडुंग सम्मेलन जो है वो वर्ष 1955 में यहां पर आयोजित करवाया गया था, मतलब उसकी स्थापना कर दी गई थी। तो पहला तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि जितना कोल्ड वॉर है इससे बचा जाए।
सैन्य गठबंधन जो है उनसे दूरी कैसे रखी जाए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो ये सारे बेसिकली जितने भी उद्देश्य थे इनसे बचने के लिए ही नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये इसने जन्म लिया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट केस ऑफ नोरो वायरस, ये इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया में कहां पे कंफर्म हुआ है। यदि आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जाए तो यूके के अंदर सबसे पहले नोरो वायरस जो था वो कंफर्म हुआ था, जबकि इंडियन स्टेट वायनाड जो है ये केरला के अंदर स्थित है, यहां पर कंफर्म हुआ है। नोरो वायरस को आप लोग समझिए कि इंटेस्टाइन जो है यहां पर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण ही कई सारे डिजीज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहें कि पेट दर्द होना, उल्टी आना, ये सिम्टम्स जो हैं ये सब नोरो वायरस के हैं। और ये नोरो वायरस जो है ये क्या करता है कि हमारे दूषित भोजन यानी कि दूषित भोजन के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर ये पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर ये इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। तो नोरो वायरस एक पशुजनित और पशुजनित रोग को हम लोग क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज इसे को कहा जाता है। जूनोटिक डिजीज जो है वो इसको कहा जाता है। रिसेंटली आरएस जो आरपीसी कंडक्ट करवाती है, आरएस का बहुत ही यानी कि राजस्थान का बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है आरएस, और उसके द्वारा ये पूछा गया था कि जो रोग डिजीज पशुओं से मनुष्य में फैलते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो जूनोटिक आप लोगों को याद रखना है। यहां पर ये रोग जो है वो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए यहां पर हम लोग को नोरो वायरस के बारे में समझना है कि कैसे ये फैलता है। तो नोरो वायरस एक वायरस का समूह है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। तो इंटेस्टाइनल मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत जो होती है, इनकी बीमारी का कारण बनता है और उससे ही सूजन, उल्टियां आना, दस्त हो जाना। तो ये जो है ये इससे सिम्टम्स हैं। स्वस्थ लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिकली जो बीमार चल रहे हैं पहले से उन पे ज्यादा असर करता है ये, जैसे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर ज्यादा ये असर करता है। कैसे फैली यह वायरस? बहुत आसानी से और तेजी से फैलता है। यह संक्रमित लोगों से दूसरे लोगों में फैलता है जब सीधा संपर्क होता है। साथ ही दूषित भोजन, दूषित खाद्य पदार्थों और सतहों के माध्यम से भी फैलता है। यह इस बीमारी की शुरुआत के बाद 2 दिन तक फैल सकता है। इस तरह का प्रकोप अक्सर नवंबर से अप्रैल के बीच में देखा जाता है। लक्षण तो आप लोगों को पता ही दिए हैं। दिशा निर्देश, उबला हुआ पानी पीना है, ध्यान रखना है स्वच्छता का, दूषित भोजन जो है वो नहीं लेना है, जानवरों के संपर्क में जो है वो आने पर आप लोग विशेष ध्यान रखें या कम से कम संपर्क में आए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इंडिया के स्पिरिचुअल जो मूवमेंट है इसके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है। रिसेंटली एक रामायण सर्किट जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। 17 दिन की एक ट्रेन जो है वो चलवाई गई है और यहां पर भद्राचलम जो है इस गंतव्य को पूछा गया है। रिसेंटली इसको ऐड कर दिया गया है, तेलंगाना के अंदर ये स्थित है। बेसिकली ये सर्किट जो है वो सफदरगंज दिल्ली से शुरू हुआ है। सफदरगंज दिल्ली से शुरू हुआ है और जो जाकर खत्म कहां पर होगा? श्रीलंका के अंदर, और वापस से सफदरगंज जो है वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि भद्राचलम जो एक नया यहां पर यहां पर एक गंतव्य इसमें ऐड किया गया है, कहां पर ये स्थित है? तेलंगाना के अंदर ये स्थित है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भद्राचलम जो है वो कहां पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। तो राम जन्मभूमि या राम के पद चिन्ह से रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा। तो भद्राचलम में सीता रामचंद्र स्वामी जी का क्या है? मंदिर है। आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो कैसा लगता है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी दिनों से व्यूज वगैरह जो हैं वो काफी गिर गए हैं, इसके अंदर डाउन चले गए हैं। क्या आप लोग को लगता है क्या कमियां हैं? मुझे कई बार जो है इंस्टा पर मैसेज किया है स्टूडेंट्स ने कि सर आप जो है वो इंटरेक्टिव नहीं होते हैं बच्चे के साथ। स्टूडेंट जो है आप जो है उनसे बात नहीं करते हैं। तो शायद हो सकता है कि कोशिश करूंगा मैं कि कैसे इसमें सुधार किया जाए, लेकिन आप लोगों के लिए एक बेहतर नॉलेज जो है वो पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो भद्राचलम जो है इसको रिसेंटली ऐड किया गया है। रामायण सर्किट जो है वो शुरू हो चुका है। ट्रेन जो है वो अपने अभी स्थान पर है, मतलब वो चल रही है अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो कर लेना आप लोग। वुमेन्स क्रिकेट जो है इसको रिसेंटली शामिल यहां पर किया गया है और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो है वो अब आयोजित होने वाले हैं 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग जरूर याद रखना। पिछली बार ये जो है क्रिकेट
इसको शामिल किया गया था कोलालंपुर 1998 के संस्करण के अंदर, और उसके बाद अब 2022 के अंदर बर्मिंघम में इसको शामिल किया जा रहा है। इसका पहला मैच जो है वो 29 जुलाई को आयोजित करवाया जाएगा, और अगला यानी कि फाइनल मैच जो है वो 7 अगस्त को इसका आयोजन होगा। तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है भारत का, और इसका फाइनल 7 अगस्त को खेला जाएगा। लोकेशन बर्मिंघम आप लोगों को पता ही है। डेट जो है 28 जुलाई और 8 अगस्त, मतलब 7 अगस्त को तो फिर वो मैच खत्म हो जाएंगे, 8 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी है। मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। मेन वेन्यू जो है वो अलेक्जेंडर स्टेडियम है बर्मिंघम में। एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे 5054 के पास 5054। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में किसने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया है? तो रिसेंटली रामनाथ कोविंद जो है इनके द्वारा यहां पर संबोधन दिया गया है। जितने भी राज्यपाल हैं, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग को याद रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इसके तहत एक प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल जो है इसको 2 या 2 से अधिक राज्य के अंदर राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, और जो भी सैलरी के अंदर यहां पर डिफरेंस होगा वो डिसाइड किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो न्यू दिल्ली के अंदर ये आयोजन करवाया गया है, और यह इसका कौन सा सम्मेलन है? 4th इसका कॉन्फ्रेंस जो है वो रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया है। तो जितने भी राज्यपाल उपराज्यपाल हैं, चाहे वो राज्य के हों, केंद्र शासित प्रदेश को हों, उनको सबको इकट्ठा किया गया, उनका एक सम्मेलन लिया गया, और इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने भी भाग लिया है। तो 108 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश भर में टीकाकरण अभियान जो है वो जारी है, और राज्यपाल जो है इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाया गया है। भारत की आजादी के बाद से राज्यपालों का सम्मेलन जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है। चलिए 15 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। COP 27 जो है वो इजिप्ट के अंदर आयोजित करवाया गया है। 28 यूएई के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता के शिकार हैं? तो 24 करोड़ बच्चे विकलांगता के शिकार हैं। हास्य कला जो है वो कहाँ की है? कर्नाटका की ये कला है, ठीक है, युद्ध की कला है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि ये जो है ये क्या है? उस महिला का नाम है जिसने हैदर अली की सेना जो है इसके साथ में क्या किया था? युद्ध किया था। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियन 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। विश्व निमोनिया दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो वो है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने इस वर्ष 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओना के ओबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर नाम जो है उससे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिल रहा होगा, ओना के ओबा जयंती। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, तो कर्नाटका जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया था आपको नॉलेज कि हैदर अली की यहाँ से वो लड़े थे, तो ये वो महिला है। मूसल जो है इनके हाथ में ही है। भारत की सबसे अमीर स्वयं निर्मित महिला अरबपति जो है वो फाल्गुनी नायर बनी है। नायका की ये सीईओ है। हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक का निधन हो गया है? तो कोनेरू रामकृष्ण राव। टिश्यू कल्चर जो है इस पर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब बन चुका है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो जर्मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी जो है ये आप लोग करेक्ट करना। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि भारत के अंदर स्वचालित मेट्रो जो है वो कहां पर शुरू की गई थी? ये आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है, और एक इंस्पिरेशनल मोटिवेट भी ये करता है। क्वेश्चन ही अपने आप में मोटिवेट कर रहा है। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो कौन सी बन गई है? तो ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। क्विज आप लोग के लिए आज अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। सेशन में जो कमियां रहती हैं मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं कमेंट करने के अंदर। जो भी बताएंगे मैं जरूर इंप्रूव करूंगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।